गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना, और बहुत बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज मैं जो है आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस बड़ा बढ़िया टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है टॉपिक। ठीक है, तो आज हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में स्टडी करेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और इसके कुछ थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है, देखो जैसे दो वर्ड्स हैं ये, इक्वी, इक्वी मीन्स इक्वल, पोटेंशियल यानी जहाँ पे पोटेंशियल इक्वल हो, और सरफेस तो मीन्स एक ऐसा सरफेस, जैसे ये कोई सरफेस है सपोज, इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू अगर सेम है, जैसे सपोज इस पॉइंट पर अगर पोटेंशियल आपका v है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल v है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल v है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल v है, तो ऐसे सरफेस को हम क्या बोलेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या हो गया कि सरफेस, राइट, सरफेस एट द पॉइंट ऑफ विच, एट एवरी पॉइंट ऑफ विच द पोटेंशियल इज सेम। तो मीन्स सीधी सी बात है कि भाई एक ऐसा सरफेस होना चाहिए जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो ऐसे सरफेसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। यहाँ तक कोई ऑब्जेक्शन आप लोगों को, कोई डाउट? अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे अपने सारे डाउट्स जो है भेजना, मैं उनको क्लियर करूँगा। तो फिर से बता देता हूँ, इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या है, यानी एक ऐसा सरफेस होना चाहिए जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो। तो ऐसे सरफेस को हम क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे मैंने भी बताया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के एवरी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। ओके, तो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखो, जैसे प्रॉपर्टी नंबर 1, एज यू नो दैट at every point of the equipotential surface the potential is same. It means that the potential difference between 2 points, potential difference between 2 points on the equipotential surface is 0। मीन्स आप जानते हो कि भाई हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, किन्हीं भी दो पॉइंट के बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। नंबर 2, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। मीन्स टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस विल नेवर इंटरसेक्ट। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस never intersect each other। अब क्वेश्चन आता है कि भाई ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू टेंजेंट्स which will represent the two directions of the electric field and that cannot be possible। एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन केवल एक ही हो सकती है, एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दो नहीं हो सकती, तो इसलिए वे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट नंबर 3, तो जैसे आप लोग जानते हो कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, और आप ये भी जानते हो कि जो वर्क डन होता है W = Q × डेल्टा V, राइट। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर 0 है तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किन्हीं भी दो पॉइंट के बिटवीन अगर किसी चार्ज को आप मूव कराते हो ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट, तो वर्क डन कैसा होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क डन विल बी 0 व्हेन चार्ज इज मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इसी से एक बात और निकल कर आती है कि भाई वर्क डन अगर 0 है, ठीक, तो देखो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है F.dx, यानी F dx cos थीटा। तो F क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट, Q E dx cos थीटा। और अगर वर्क डन 0 है यानी Q E dx cos थीटा, then this implies that
cos theta is equal to 0, so theta is equal to 90 डिग्री। तो इससे हम एक नई प्रॉपर्टी और निकालते हैं कि भाई जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उन पर 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा। मींस द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी इक्विपोटेंशियल से किसी और एंगल पर नहीं हो सकता एक्सेप्ट 90 डिग्री। इसका एक दूसरा रीजन और भी मैं आपको बता सकता हूं। अगर सपोज करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस पर 90 डिग्री नहीं है, मींस अगर सपोज करें कि हमारा ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर 90 डिग्री पर नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कुछ एंगल थीटा पर इंक्लाइंड है, इस तरीके से, ये इस पर इंक्लाइंड है, थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, तो उस केस में इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट विल हैव टू कंपोनेंट्स, वन टेंजेंशियल टू द सरफेस दैट इज इन द प्लेन ऑफ द सरफेस, this is known as the E cos theta, and second this is E sin theta normal to the surface। तो इस E cos theta की वजह से electrons on the surface will experience electrostatic force, that's why electrons will move on the surface, right? क्लियर है मेरी बात? इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इलेक्ट्रिक जो फील्ड आया है कंपोनेंट E cos theta, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे सरफेस पर उन पर एक फोर्स लगेगा, क्योंकि आप जानते हो कि जो फोर्स होता है वो होता है Q इंटू E। तो इसलिए जो E है आपका यहाँ पर E cos थीटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं E cos थीटा, राइट। तो इस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव करेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब जो है सरफेस पे करंट फ्लो हो रही है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई बिना किसी पोटेंशियल डिफरेंस के इलेक्ट्रॉन्स की मोशन विच कैन नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि चार्ज पार्टिकल तभी मूव करता है जब पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल होगा, राइट। एंड आप जानते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो जीरो होता है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन भी नहीं होगी, ठीक है। तो इसका मतलब चार्ज पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर वो भी जो है इस E cos थीटा के अगेंस्ट मूव नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि E cos थीटा कैन नॉट बी पॉसिबल, यानी E cos थीटा कैन नॉट बी पॉसिबल, दैट इज E cos थीटा विल बी जीरो। सो दिस इंप्लाइज दैट cos थीटा इज इक्वल टू 0, so theta is equal to 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंगल है थीटा, राइट, ये केवल 90 डिग्री पर ही हो सकता है, इसके अलावा कोई और एंगल पॉसिबल नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। जैसे सपोज आपके पास अगर एक मेटेलिक स्फीयर है, राइट, तो यू नो दैट मेटल इज अ कंडक्टर, राइट, तो उसके जो सरफेस होगा, यानी जैसे ये आपका एक स्फीयर है, ये मेटेलिक स्फीयर है, और आप जानते हो कि जो पोटेंशियल होता है मेटेलिक स्फीयर के सरफेस पर, जितना पोटेंशियल उसके सरफेस पर होगा उतना ही उस स्फीयर के इनसाइड भी होगा, राइट। और इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर्म करेगा ये सरफेस। तो इसलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके सरफेस पर वो हमेशा किधर होगा, इससे 90 डिग्री पर होगा, लाइक दिस, ठीक है। तो ध्यान रखो कि अगर कोई आपका मेटालिक स्फीयर है या मेटालिक सरफेस है जो कि कंडक्टर है, तो कंडक्टर का जो सरफेस होता है हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर्म करेगा। दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। हमेशा ध्यान रखना इस बात को। तो ये प्रॉपर्टी हो गई हमारी, इसका मैंने काफ़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया 2-3 तरीके से। तो अब इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है, राइट, जैसे एक पॉइंट हमने ले लिया ए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ई ए, दूसरा पॉइंट हमने ले लिया बी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ई बी। तो अगर ई ए इज ग्रेटर देन ई बी, मीन्स अगर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है लार्जर है इन कंपेरिजन टू दैट एट पॉइंट बी, देन द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एट दिस पॉइंट विल बी क्लोजर टू ईच अदर। मीन्स जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक जो आपके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे वो एक दूसरे के क्लोज होंगे, और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका वीक होगा कंपेरेटिवली, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे उनके बीच जो गैप होगा वो कंपेरेटिवली ज़्यादा होगा। क्लियर? यानी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस विल बी फार अवे फ्रॉम वन अनदर इन केस इफ देयर इज द वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, and in case if there is the strong electric field then the surfaces will be close to one another. Clear?
तो मैंने क्या बताया कि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो है स्ट्रोंगर होगा वहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे के क्लोज होंगे, और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका वीक होगा वहाँ उनके बीच का जो गैप होगा वो कंपेरेटिवली ज़्यादा होगा, यानी वे एक दूसरे से फार अपार्ट होंगे। राइट, क्लियर। अब देखो मैं बताऊंगा आपको कि डिफरेंट चार्जेस की कॉन्फ़िगरेशन से हम किस तरीके से इक्विपोटेंशियल को ड्रॉ करेंगे। तो अब जैसे सपोज ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज का इक्विपोटेंशियल हमें ड्रॉ करना है। तो आप जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो इस चार्ज पार्टिकल से, ये आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल है, इससे स्ट्रेट होंगी और आउटवर्ड होंगी इस तरीके से। ये स्ट्रेट लाइंस हुई, आउटवर्ड हुई, तो इसीलिए इसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होगा वो स्फेरिकल सिमेट्री का होगा, ये इस तरीके से, लाइक दिस। ये स्फेरिकल सिमेट्री का फील्ड पोटेंशियल सरफेसेस होंगे। क्लियर? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ an isolated charge particle, that is the charge particle which is a single charge particle, and near this charge particle there is no another charge particle, so we say that it is the isolated charge particle. तो इसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो इस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा। क्लियर? हमेशा ध्यान रखो कि जो सिंगल चार्ज पार्टिकल का इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, ठीक उनके बीच में जो गैप होगा वो इक्वल हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, अब आइए दूसरी बात, अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, सपोज ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो भी स्फेरिकल सिमेट्री का होगा, बट यहाँ डिफरेंस क्या देखेंगे आप कि जो लाइंस होंगी वो इनवर्ड होंगी इस तरीके से, रेडियली इनवर्ड। अब इसका सरफेसेस भी हम लोग इसी तरीके से कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सरफेसेस होंगे जो आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है? मैंने बताया पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब आता है हमारा जब पेयर ऑफ चार्जेस हो, मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव। तो जैसे टू सरफेसेस हैं आपके, टू चार्जेस हैं, सपोज दोनों पॉजिटिव हैं, एक दूसरे के पास रखे हुए हैं, यानी पेयर ऑफ चार्ज फॉर्म कर रहे हैं। तो यू नो दैट टू लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपल ईच अदर। अब यहाँ देखो, इसमें अगर इस पॉइंट पर कोई फील्ड आप कंसिडर करते हैं इन चार्जेस का, तो किधर होगा? इसका आउटवर्ड एंड इसका आउटवर्ड। यहाँ पे कंसिडर करते हो तो आउटवर्ड और उसका भी आउटवर्ड, यहाँ कंसिडर करते हो तो आउटवर्ड। तो आप देख रहे हो कि इन चार्जेस के बिटवीन जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कंपैरेटिवली कम होगी, राइट? इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके कंपैरिजन में। तो आप देख रहे हैं यहाँ तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो रहे हैं, यहाँ भी ऐड हो रहे हैं, लेकिन यहाँ सबट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इसलिए बिटवीन दीज टू लाइक चार्जेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी लेस देन एट द पॉइंट ऑन ईदर साइड ऑफ द चार्जेस। तो अब जब हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हम अपनी उस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे कि भाई जहाँ आपके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वीक होती है वहाँ पर क्या होगा, जो सरफेसेस होंगे वे कंपैरेटिवली एक दूसरे से जो है थोड़ा फार अवे होंगे, यानी उनके बीच का जो गैप है वो ज़्यादा होगा, और जहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पर गैप कम होगा। तो इस बात को यहाँ ध्यान रखना है। तो जैसे यहाँ पर आपने देखा इंटेंसिटी जो है कंपैरेटिवली कम थी, तो इसलिए इस टाइप से इसके सरफेस बनाएंगे। दिस थोड़ा सा बाहर की तरफ आप गैप कम रखेंगे क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है। इस तरीके से यहाँ गैप बढ़ता जाएगा, और ध्यान दें सरफेसेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो ये गैप यहाँ बढ़ाते जाओगे। हमेशा ध्यान रखो कि लाइक चार्जेस हैं तो इनके बीच में एक न्यूट्रल पॉइंट भी होता है। जो सरफेसेस होंगे वो इस लाइन को बस टच ही कर सकते हैं, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, लाइक दिस। ये हमारे जहाँ इंटेंसिटी कम है वहाँ गैप बढ़ता जाता है, यानी वे फार अवे होते हैं फ्रॉम
वन अनदर। तो ड्रॉ करते समय हमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए इस तरीके से। अब आप जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ इस तरीके से ये काउंट होगी, दिस, ये इस टाइप से आपकी लाइंस जो है यहाँ से इमर्ज होंगी, दिस। तो ये हमारे हो गए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू ए पॉजिटिव पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, लाइक चार्जेस थे दोनों, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट नेगेटिव नेगेटिव, अगर ये दोनों अब नेगेटिव चार्जेस हो जाएं, राइट, नेगेटिव चार्जेस हो जाएं तो लाइन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं अब इनकी डायरेक्शन जो है चेंज हो जाएगी। ये नेगेटिव है हम दोनों, कैसे चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज है, तो बस इनकी जो लाइन की जो डायरेक्शन है वो अब चेंज कर देंगे इस तरीके से, बाकी सब कुछ सेम रहेगा क्योंकि ये चेंज हो जाएगा। बाकी सेम क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ भी इस पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनके बिटवीन वो लेस होगी इन कंपेरिजन टू द पॉइंट ऑन ईदर साइड। यहाँ देखोगे तो इसका फील्ड जो है इनवर्ट जाएगा, इसका इनवर्ट जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा। यहाँ भी इसका इनवर्ट जाएगा, इसका इनवर्ट जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, लेकिन यहाँ इनके बिटवीन सब्ट्रैक्ट होगा। तो मतलब क्या हुआ, अगर टू लाइक चार्जेस हैं तो टू लाइक चार्जेस के बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूजुअली कम होगी एट द पॉइंट ऑन ईदर साइड ऑफ द चार्जेस। इसीलिए यहाँ पर जो आप देख रहे हो, ठीक है, तो जो आपके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं बिटवीन द चार्जेस उनके बीच थोड़ा सा कंपेरेटिवली हमने ज़्यादा दिखाया है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे बताना। अब मैं आता हूँ डायपोल का केस। अगर हमारे पास ये एक डायपोल हो, मीन्स जिसमें टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं, जैसे सपोज किया नेगेटिव चार्ज है आपका और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो अब इसको ध्यान से समझना। अब अगर इसके बिटवीन कोई पॉइंट आप कंसिडर करोगे तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो टुवर्ड्स द चार्ज, इसका अवे फ्रॉम द चार्ज। अवे फ्रॉम द चार्ज मीन्स दिस। तो ये दोनों फील्ड यहाँ पर देख रहे हो सेम डायरेक्शन में है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर देखोगे तो इसका अवे फ्रॉम द चार्ज एंड उसका टुवर्ड्स द चार्ज। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखोगे इस पॉइंट पर टुवर्ड्स द चार्ज इसका फील्ड और उसका फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज। तो यहाँ पर जो फील्ड आएगा वो कंपेरेटिवली कम ज़्यादा आएगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा, और यहाँ जो फील्ड होगा वो कंपेरेटिवली लेस होगा। तो अब जो हम इस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करेंगे बिकॉज ऑफ दिस डायपोल, हमें ध्यान रखना होगा कि फील्ड इंटेंसिटी इन दोनों के बिटवीन, ठीक है, वो कितनी है, ज़्यादा है, राइट। तो यहाँ पर जो आपका गैप होगा सरफेसेस के बिटवीन वो कंपेरेटिवली कम होगा। तो किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, देखो आप समझो। ये आपका ये हुआ, रहेंगे स्फेरिकल सिमेट्री के, तो ये दिस वहाँ गैप बढ़ता जाएगा और यहाँ गैप कंपेरेटिवली कम होगा इस तरीके से। ये आपका ओके। इसी तरीके से यहाँ आप देख सकते हो ये लाइक दिस। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज होती हैं और नेगेटिव चार्ज के सरफेस पे जाके उनका एंड हो जाता है लाइक दिस, ये, ठीक है, इस तरीके से ये इस तरीके से हमारा जो है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हम ड्रॉ कर सकते हैं बिकॉज ऑफ ए डायपोल। क्लियर है? आई होप आपको ये सारी चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर भेजना। अब देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेरी ना करता हो बल्कि वो यूनिफॉर्म हो, जैसे अब हमारे पास इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह इक्वल है, मीन्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर यहाँ पर, तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे, आपको मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो हमेशा ध्यान रखना इस बात का
कि जब हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करें, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखाया गया है इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो अब दूसरी बात, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह इक्वल इक्वल है, तो इसलिए जो आपके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे उनके बीच में जो गैप रखेंगे वो इक्वल इक्वल रखेंगे। और ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो किससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं? इस तरीके से प्लेन से रिप्रेजेंट करेंगे, जो एक दूसरे के पैरेलल होंगे और इक्वल इक्वल डिस्टेंसेस पर बनाए जाएंगे, लाइक दिस। तो इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो हमें इक्वल रखनी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर यूनिफॉर्म है और इन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के जो है परपेंडिकुलर होगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द प्लेन्स एट इक्वल डिस्टेंसेस एंड दीज प्लेन्स विल बी पैरेलल टू ईच अदर। क्लियर है? तो मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इक्विपोटेंशियल सरफेस बताया, ड्यू टू डाइपोल, सिंगल चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव एंड लाइक चार्जेस ऑफ पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुई होगी मेरी बातें। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हो। क्लियर है? तो अब देखो, मैं कुछ थोड़े से कंसेप्चुअल बेस्ड न्यूमेरिकल लेता हूँ इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। कंसेप्चुअल बेस्ड न्यूमेरिकल मीन्स बहुत इजी से होंगे और थोड़ी कंसेप्ट पर बेस्ड होंगे। तो जैसे आपका ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, हम लोग इसको कह सकते हैं, ये होता ही है कहना क्या, जैसे ये एक आपका स्फीयर है, इसके सेंटर पे एक चार्ज पुट किया हमने Q। अगर हम इस पॉइंट पर देखेंगे इसका पोटेंशियल तो कितना आएगा? अगर ये डिस्टेंस टू से r है, क्योंकि आप जानते हो कि रेडियस तो सेम ही होगी, तो इसलिए हर पॉइंट की जो डिस्टेंस है, अगर ये पॉइंट हम यहाँ P1 ले लें, ये पॉइंट P2 ले लें, ये पॉइंट P3 ले लें, राइट, तो सबकी डिस्टेंस इस चार्ज से सेम है। तो इसलिए हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल आएगा, यानी अगर यहाँ पोटेंशियल V1, यहाँ V2, यहाँ V3, राइट, तो जो पोटेंशियल आएगा हमारे पास वो सेम होगा। V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू QK अपॉन R। तो पोटेंशियल सेम आएगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दैट्स व्हाई इफ ए चार्ज पार्टिकल Q इज मूव्ड फ्रॉम P1 टू P2, P1 से P2 की तरफ हम एक चार्ज पार्टिकल मूव कराते हैं फ्रॉम P1 टू P2, then the work done will be 0 because work done 0 क्यों होगा? Because delta V is equal to 0, or you can say that this is the equipotential surface, है ना। और मैंने बताया था इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो वर्क डन होता है चार्ज पार्टिकल को मूव कराने में वो 0 होता है। क्यों? पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। क्लियर है? चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अब इसी टाइप का ये हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है टू से, ओके। यहाँ पर ये एक चार्ज है, सपोज Q, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट हमने ले लिया B और ये पॉइंट हमने ले लिया C। नाउ चार्ज पार्टिकल Q इज टेकन फ्रॉम A टू C एंड देन C टू B। क्वेश्चन सुन लो, पहले इस चार्ज पार्टिकल को हम A से C लाए, फिर C से B लाए, ओके। तो A से C लाए और C से B लेकर आए, तो वर्क डन कितना होगा बता सकते हो? मैंने अभी बताया था कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है सरफेस पर और इनसाइड द स्फीयर दैट इज सेम। तो अगर यहाँ पोटेंशियल V है तो यहाँ भी कितना होगा? V होगा, यहाँ भी कितना होगा? V होगा। तो अब देखो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डेल्टा V कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि हर पॉइंट पर सेम है, तो इसलिए वर्क डन कितना होगा? 0 होगा। तो यानी दो चार्ज पार्टिकल्स को अगर एक चार्ज पार्टिकल को अगर आप मूव कराते हैं फ्रॉम A to C and C to B, then work done will be 0. Or you can say in another way that electrostatic field will be conservative here. That's why the work done will not depend on the path, it will depends only on the initial and final position. और इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर भी पोटेंशियल कितना है? सेम है, तो इसलिए वर्क डन कितना होगा? 0 होगा। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को? यहाँ पर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना। अब अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका एक्स एक्सिस के अलाउंग इंक्रीज हो रहा है, ये एक्स एक्सिस है
ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है इंक्रीज होता जा रहा है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करो। तो मैंने कहा था इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हमेशा परपेंडिकुलर होता है टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, पहली बात। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता जा रहा है तो यानी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बिटवीन जो गैप होगा वो कम होता चला जाएगा क्योंकि फील्ड स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है। तीसरी बात, जब आप इक्विपोटेंशियल सरफेसेस यहाँ ड्रॉ करेंगे तो उस केस में क्या होगा, वे किसके अगर पूछा जाए कि एक्स एक्सिस के अलाउंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे वो पैरेलल हो जाएंगे किसके, वाई और जेड एक्सिस के। तो यानी कैसे ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से, ये थोड़ा थोड़ा गैप कम करते चले जाओ। दिस तो गैप इनके बिटवीन कम होता जा रहा है बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग। ई जो है वो ई इज इंक्रीजिंग अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता जा रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेसेस के बिटवीन जो गैप था वो कम होता जा रहा है। ओके, क्लियर है मेरी बात? चलिए, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और ये पैरेलल होंगे किसके, वाई जेड प्लेन के। चलिए, तो ये था आज हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में मैंने आपको बताया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है। समरी दे देता हूँ मैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस है जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, दैट इज the potential difference between 2 points on the equipotential surface will be 0. That's why work done will be 0. Means if a charged particle is moved from one point to another point on this surface, the work done will be 0. Clear? फिर मैंने बताया कि work done 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे, ठीक है, वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होंगे, या कह लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर होगा। क्लियर? तीसरी बात मैंने बताई कि जो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि अगर जो आप जहाँ पर स्ट्रॉन्गर फील्ड होगा वहाँ पर सरफेसेस जो है एक दूसरे के बहुत क्लोज होंगे, और जहाँ फील्ड जो है वीकर है वहाँ पर वे थोड़े से एक दूसरे से गैप उनके बीच बढ़ता चला जाएगा। राइट। फिर मैंने आपको डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन की इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करके दिखाए हैं। तो उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गई होगी ये सारी कंसेप्ट। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन भेजना, अपने डाउट्स भेजना, और मैं उनका जो है आपको सॉल्यूशन बिल्कुल दूंगा। ठीक है, तो चलिए, ओके, बाय बाय।